जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करने वाले हैं गुड मॉर्निंग पॉडकास्ट के पहले दिन। हम बात करेंगे आज तारीख 31 अक्टूबर, दिन मंगलवार। तो बात करते हैं सबसे पहली खबर की। हम बात अगर करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से क्यों कर दिया है मना। उसकी अगर हम बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता मनीष सिसोदिया को झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि 338 करोड़ के लेन देन में सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध है और एजेंसी के पास इसके शुरुआती सबूत हैं। साथ ही अदालत ने ट्रायल कोर्ट को 6 से 8 महीने में मामले को निपटाने के निर्देश दिए हैं। तो इस प्रकार से मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अगर हम आज के सबसे बड़े अपडेट की बात करेंगे तो शराब घोटाले मामले में दिल्ली लीकर स्कैम के नाम से जिसे जाना जाता है, इसमें अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस मिल चुका है और अब उनसे 2 नवंबर को पूछताछ होने वाली है। इस मामले में यानी कि शराब घोटाले के मामले में अभी आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता जेल में हैं। हाल ही में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से ही अरविंद केजरीवाल के ऊपर तलवार लटकी हुई थी। मनीष सिसोदिया के बारे में हमने बताया कि उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। अब अरविंद केजरीवाल से 2 नवंबर से शुरू होगी पूछताछ। सुबह की शुरुआत हो चुकी है और आज 25वां दिन है इजरायल और हमास के बीच युद्ध का। इस युद्ध में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच इजरायली सैनिकों की अगर हम बात करेंगे तो आज मंगलवार है यानी कि 31 अक्टूबर और सोमवार के दिन 30 अक्टूबर को इजरायली सैनिक उत्तरी और मध्य गाजा में अंदर तक घुस गए थे। और बात की जाए यूएन और चिकित्सा कर्मचारियों की तो इन्होंने इजरायल को चेतावनी दी थी कि उसकी तरफ से हवाई हमले उन अस्पतालों के पास हो रहे हैं जहां फलस्तीनियों ने हजारों घायलों के साथ आश्रय मांगा है। आज की तीसरी खबर पर हम जब आते हैं तो हम दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचते हैं और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करना मानवीय स्वतंत्रता और संविधान के तहत दिए गए अधिकार का ही हिस्सा है। एक दंपत्ति अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और जिस पर कोर्ट ने संबंधित थानाध्यक्ष को उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने को कहा है। यानी कि मनपसंद व्यक्ति से शादी करना संवैधानिक अधिकार है और उनको पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाएगी। अगली खबर में हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करने वाले हैं क्योंकि कोच्चि में एक बम ब्लास्ट हुआ था और इसमें एक आरोपी पकड़ा गया है, डोमिनिक मार्टिन। तो हम जानेंगे कि डोमिनिक मार्टिन कौन है। बात करेंगे कि जब इसका नाम सुने तो इसके पड़ोसी हैरान हो जाते हैं। आरोपी का नाम सुनकर सबसे ज़्यादा हैरान उसके पड़ोसी थे जो इस घटना से पहले उसे बहुत अच्छा बताते थे। बता दें कि बीते दिन कोच्चि की एक ईसाई प्रार्थना सभा में 3 धमाके हुए थे जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक घायल हो गए। आरोपी डोमिनिक मार्टिन के कबूलनामे के बाद उसके पड़ोसियों को गहरा सदमा लगा। मकान मालिक जलील ने कहा कि मार्टिन 5 साल से अधिक समय से किराए के मकान में रह रहा था लेकिन वो मिलनसार स्वभाव का था। जलील ने कहा कि उसका व्यवहार काफी अच्छा था। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि मार्टिन ने एक बार खुद ही बिना कुछ कहे 1000 रुपये किराया बढ़ा दिया था। जलील ने बताया कि मार्टिन 10वीं कक्षा पास था लेकिन इसके बावजूद मार्टिन को अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान है और इसी कारण उसने अपने पड़ोस के बच्चों को भी अंग्रेजी बोलना सिखाया था। जलील ने यह भी बताया, जो उसका मकान मालिक था उसने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान मार्टिन दुबई में इलेक्ट्रॉनिक फोरमैन के तौर पर काम करने चला गया था। उसका बेटा ब्रिटेन में पढ़ाई कर रहा है जबकि उनकी बेटी कोच्चि में पढ़ती है। कलामासेरी में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में हुए कई विस्फोटों के दौरान 50 से अधिक लोग घायल हो गए थे जिनमें से कुछ गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और धमाके में आईईडी के इस्तेमाल की भी बात की जा रही थी और लगातार इस आरोपी को पकड़ने की कोशिश की जा रही थी और अब ये पुलिस के पकड़ में आ चुका है। इसके पकड़े जाने की भी कहानी बड़ी अजीब है। आपको बताते हैं कि जब केरला में बम धमाका हुआ था तो उसके कुछ घंटों बाद डोमिनिक मार्टिन नाम के एक शख्स ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। शख्स का कहना है कि वो यहोवा के साक्षियों के उपदेशों से सहमत था। आरोपी का कहना है कि इस समूह की विचारधारा देश के लिए खतरनाक है। उसका दावा है कि ये समूह अपने उपदेशों से कम उम्र लोग और बच्चों के दिमाग में जहर फैला रहा था जिस वजह से उसने इस वारदात को अंजाम दिया। इसलिए उसने उनकी प्रार्थना सभा के दौरान बम ब्लास्ट किया है। शख्स ने फेसबुक लाइव के दौरान ये भी कहा कि उसे खोजने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद धमाकों की जिम्मेदारी लेते हुए पुलिस के सामने सरेंडर करने जा रहा है और जिसके बाद उसने सरेंडर कर दिया और फिर पकड़ा गया।
बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका लगा हुआ है। बात करते हैं सिंगूर जमीन विवाद एक चल रहा था जिसमें टाटा ग्रुप की बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने टाटा के पक्ष में फैसला सुनाया है। पश्चिम बंगाल सरकार को टाटा ग्रुप को 766 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। टाटा 11% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के साथ 765.78 करोड़ रुपए की राशि वसूलने की हकदार बताई गई है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में NH9 पर एक घटना घटती है। एक बच्ची ऑटो में बैठ के जा रही थी, जो स्टूडेंट थी, छात्रा थी, और अपना फ़ोन अपने पास लिए रहे थे। तभी अचानक से दो लोग आते हैं बाइक से और उसका फ़ोन छीनने की कोशिश करते हैं। इस स्थिति में उसका फ़ोन और वो नीचे गिर जाती हैं और अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। यूपी पुलिस एक्शन में आती है और उसमें से एक अपराधी को एक मुठभेड़ के दौरान इनकाउंटर करके मार डालती है, दूसरा अपराधी भाग जाता है। तो ये रही उत्तर प्रदेश की घटना। अब बात करते हैं सबसे संवेदनशील इलाके की, जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। आपको पता है कि धारा 370 हटाने के बाद आतंकवादियों के टारगेट पर वहाँ पे अब वहाँ के आम नागरिक हैं और साथ ही साथ जो भारत के अन्य राज्यों से वहाँ पे व्यापारी गए हैं वो भी उनके टारगेट पे रहते हैं। तो दक्षिणी कश्मीर के नौपुरा पुलवामा में आतंकवादियों ने एक श्रमिक की गोली मारकर हत्या कर दी है। वारदात के बाद आतंकी फरार हो गए। पुलिस ने CRPF और सेना के जवानों के साथ मिलकर घटनास्थल और उसके आसपास के इलाकों की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटों के दौरान कश्मीर में यह दूसरी आतंकी वारदात है। मरने वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और बीते कुछ समय से पुलवामा में रोजी रोटी कमाने के लिए वहाँ पे मजदूरी कर रहा था। तो पुलवामा में लगातार मामले बढ़ते हुए आ रहे हैं और 24 घंटों के दौरान कश्मीर में यह दूसरी आतंकवादी घटना है। और इससे पहले रविवार को श्रीनगर के ईदगाह मैदान में एक पुलिस इंस्पेक्टर आतंकी हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलवामा से मिली अगर हम जानकारियों की बात करेंगे जो विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में आई हैं, तो नौपुरा के साथ सटे टुमची में आज यानी कि सोमवार को करीब 12:15 बजे स्थानीय लोगों ने गोली चलने की आवाज़ सुनी और उसके बाद ये मामला निकल के आया कि उत्तर प्रदेश के एक सैनिक को उत्तर प्रदेश के एक व्यापारी को, श्रमिक को मार दिया गया है। अब बात कर लेते हैं उस सबसे बड़ी अपडेट की जहां पर एक सांसद को, जो संविधान बनाता है, जो संवैधानिक प्रक्रिया में भाग लेता है, उसको चाकू मार दिया गया है। बात करेंगे तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति, जो BRS के नाम से जानी जाती है, उसके सांसद और दुब्बाक विधानसभा पार्टी से उम्मीदवार कोठा प्रभाकर रेड्डी को सिद्दीपेट जिले में चुनाव प्रचार के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने चाकू से हमला कर दिया और ये जानकारी निकल के आई है। जो वहाँ की पुलिस है उन्होंने ये बताया कि हमले में मेडक लोकसभा क्षेत्र से सांसद के पेट में चोटें आई हैं, जिसके बाद उन्हें नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक सांसद कोठा रेड्डी की स्थिति ठीक है। उन्होंने बताया कि यह घटना लताबाद मंडल में उस दौरान हुई जब वह विधानसभा चुनाव प्रचार करने के लिए जा ही रहे थे और अचानक से उनके ऊपर एक हमला हो जाता है। ईडी की कार्यवाही आप तो लगातार सुनते रहते होंगे कि लगातार ईडी कार्यवाही कर रही है। आप देख रहे हैं अभी हमने जो एनालिसिस किया जिसमें अरविंद केजरीवाल साथ ही साथ अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी उसके निशाने पर है। इसी तरह राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और वहां पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अब ईडी पूछताछ करने के लिए बुलाई है और वहां पर उनसे पूछताछ की गई है। बात करते हैं वैभव, जो उनके बेटे हैं, उन्होंने क्या कहा। दिल्ली में ईडी के सामने पेश होने के बाद कांग्रेस नेता वैभव गहलोत ने कहा कि ईडी ने मुझसे फेमा मामले में सवाल किए और मैंने बताया कि हमारा फेमा से कोई लेना देना नहीं है। वैभव ने कहा, मेरा और मेरे परिवार का फेमा से कोई लेना देना नहीं है, हमने कोई विदेशी लेन देन नहीं किया था। इनके ऊपर ईडी ने समन भेजा था। कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के ठिकानों पर छापेमारी भी हुई थी और इसके साथ ही साथ वैभव गहलोत को समन जारी किया गया था। मामला क्या है थोड़ा सा हम उसको भी जान लें, क्योंकि ये मामला थोड़ा आपके जानकारी में होना चाहिए। वैभव की कंपनी पर सेल कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपए मॉरिशस भेजने के आरोप लगे हैं। इसको लेकर राजस्थान के भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने ईडी में शिकायत दर्ज की थी। मीणा ने आरोप लगाया था कि वैभव ने मॉरिशस की कंपनी के जरिए एक होटल में निवेश किया। हमने कतर से जुड़ी जानकारी आपको पूरी बताई थी, क्या थी पूरी कहानी और किस प्रकार से जो 8-9 सैनिक हैं उन्हें जेल में डाला गया और फिर उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। आज उसी में एक डेवलपमेंट निकल के आ रही है कि जो देश के विदेश मंत्री हैं, भारत सरकार के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने आज उन परिवारों से बातचीत की है
और उन्होंने रिहाई का भी आश्वासन दिया है। तो किस प्रकार से पूरी जानकारी हम आपको बताते हैं कि जयशंकर ने कहा कि परिवारों की चिंताओं और दर्द को मैं पूरी तरह महसूस करता हूं। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करना जारी रखेगी और इस संबंध में परिवार के साथ निकटता से समन्वय भी करेगी। कतर की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई है और इस मामले में अब भारत सरकार एक्टिव हो चुकी है। आंध्र प्रदेश की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 2 पैसेंजर ट्रेनें पिछले दिनों आपस में लड़ गई थी और इसमें अब मरने वालों का आंकड़ा बढ़ चुका है। पहले दिन ही 6 लोगों की मौत की खबर आई थी, लेकिन अगर आज की हम बात करेंगे तो लगभग 14 लोगों की मौत की खबर आई है और 50 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। और साथ ही साथ इसमें जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं वो भी स्थिति का जायजा ले रहे हैं और प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी की बातें हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे दुख की बात यह है कि लगातार ट्रेन लड़ने की और ट्रेन के जो सिस्टम है उनमें कुछ गड़बड़ियाँ पाई जा रही हैं। यानी कि सिस्टम का मतलब समझें कि पूरा सिस्टम ही खराब पड़ा हुआ है, यानी कि कर्मचारियों की कमी बता सकते हैं, क्योंकि अगर कर्मचारी लापरवाही कर रहे हैं तो अच्छे कर्मचारी यहाँ पे नहीं है। किसी की गलती की वजह से ये गलतियाँ हो रही हैं और लगातार ऐसे एक्सीडेंट आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश कितना भी क्राइम को कंट्रोल करने का दावा करती हो, लेकिन लगातार क्राइम बढ़ते जा रहे हैं और एक के बाद एक इनकाउंटर होते जा रहे हैं। अभी हमने बताया था आपको कि गाजियाबाद में बीटेक छात्रा के साथ मोबाइल छीनने के चक्कर में उसकी मौत हो गई थी और उसके आरोपी को जितेंद्र को इनकाउंटर में मार गिराया गया है। एक दूसरा आरोपी भाग गया था। लेकिन अब एक मामला और आपको बता देते हैं कि ग्रेटर नोएडा में युवती से दुष्कर्म करने वाले डिलीवरी बॉय को पुलिस ने मुठभेड़ में गोली मार दी है। ये घटना ग्रेटर नोएडा की है और यहाँ पर एक डिलीवरी बॉय जाता है और घर में अकेली लड़की को देखकर उसके साथ छेड़छाड़ दुष्कर्म करने की कोशिश करता है और फिर जब मामला पुलिस के संज्ञान में आता है तो आज उसको गोली मार दी जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा पहला पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा और भविष्य में और भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और ये नई शुरुआत है MPS हिंदी की तरफ से आपको सुबह सुबह सारी जानकारियाँ एक साथ देने की, और भी इसमें डाटा और फीड होते जाएंगे आने वाले समय में। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके MPS हिंदी के साथ जुड़ सकते हैं डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए, साथ ही साथ आने वाले लोकसभा चुनाव में पब्लिक डिबेट के लिए भी। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।